दोस्तों, एक माँ और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब, पहले हमारे पास फोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि वह बीमार है। माँ बाप रोते हुए बिलखते हुए परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर सी होने लगती है जैसे ही कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। वह बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे। तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टरों से कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वह उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो। उसके बाद में बात करते करते इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई नहीं सुनी जाती है। जो भी आता है बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसुर फुसुर चल रही थी। वह क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है, सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटों से पल पल तरस रहा था, उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाई कोर्ट ने यह बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार है उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर मरीज कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने के बाद वह कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7 दिन में हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। उसके बाद 7 दिन में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज के हेड होते हैं, हेड ने यह जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वह कहते हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी रेप के बाद हत्या हुई है वह उनकी बेटी की तरह है, इसलिए मैं एक माता पिता होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। अभी पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। इनकी ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और तुरंत इनको यह जिम्मेदारी दे दी गई। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो अब तक रवैया अपनाता है वह दो बात कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरी यह है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था। यह जानने की कोशिश करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक कहानी में देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का है। यहाँ 55/बी शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम संजय राय होता है। जैसे संजय राय 5 अगस्त 2024 को यहाँ जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब निकलता है तो 8 अगस्त को वह वहां से वापस आ जाता है। जैसे वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलुआ में। सलुआ यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से, जहां पर इसका आवास होता है, घर होता है। और यह उस बैठक में शामिल होने के लिए सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलोनी हॉस्पिटल में। वहां जाता है, दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहां से चला जाता है। रात 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास यह वाकया है। यह उस मरीज को जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा करके आया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है। उसका एक्सरे वगैरह कराता है और उसको देखने के लिए कि वह कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है। दरअसल उसको देख करके जबकि उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं।
अब यहाँ से वह वापस चला जाता है। वापस जाता है तो रात के लगभग 1 बजे के आसपास फिर जाता है और 1 बजे अब वह इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए उससे बातचीत करता है। आज इसका ऑपरेशन होना था और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। दोस्तों, एक कहानी यह है कि जो संजय राय चल रहे हैं, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है, इस तरह की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है। दरअसल आपको यह भी बताते चलें कि जो संजय राय है वह पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर है और एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा था कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है। यह पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना, और यह एक बॉक्सर होता है। तो बॉक्सर होने की वजह से इसकी फिटनेस बड़ी ठीक ठाक सी होती है। तो इसकी बड़ी संख्या में लोग यही समझते हैं और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके अच्छा ताल्लुकात बताए जाते हैं, उनके साथ उठना बैठना। इसलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में यह जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की इसमें हिम्मत भी नहीं होती है। एक कहानी जो संजय राय की चल रही है, दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट होती है। इसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर इसकी रोज नाइट शिफ्ट में इनकी ड्यूटी थी। यह नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 1 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा को बातचीत की। जैसे रोज की तरह घर वालों की फिक्र होती है कि हमारी बेटी कहाँ बाहर गई है, कैसी है, ठीक है या नहीं है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं थोड़ा राउंड पर हूँ, थोड़ा जाकर मरीजों को देख लूँ। मरीजों को देखने के बाद उसके बाद वह 2 अपने जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती है और जाकर वहाँ आराम करने लगती है। अब यह लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का यह वाकया रहा होगा जब जाती है उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है। उधर जो संजय राय होता है, संजय राय लगभग रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहां जाने के कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा जो सेमिनार हॉल है उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब यह अंदर तो जाता है लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद यह 4:37 पर, जो कि 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी थी, 4:37 के आसपास यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहाँ बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, तो देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ है। जैसे ही उसने लाश को देखा, उसे देखने के बाद चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीख को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे होते हैं वह भी देखते हैं और उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब शुरुआत में यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वह भी पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेज की कहीं ना कहीं इमेज खराब हो जाएगी, इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसलिए जो लड़की की यानी कि लेडी डॉक्टर के जो माता पिता होते हैं उनके पास जो सूचना पहुंचती है, तो पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और तीसरी बार उसको बताया गया कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए, और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, नीचे के हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वह डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा।
जब माँ बाप ने पहले से ही थोड़ा डरे सहमे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उन पर रहा नहीं जाता। फिर जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में अब पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, आखिरकार किसने किया, क्या किया? चेहरे पर नाखून से भी चोट किए गए हैं, निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी टूट गई थी। दाहिना हाथ जो था उसमें चोट लगी हुई थी। होठ पर चोट लगे हुए थे। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार किसने किया, क्यों किया? पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और हाई कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, जहां देखो वहां पर इस घटना की कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत की घटना की गई है कि निर्भया 2 की दूसरी घटना बिल्कुल वैसी पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या किया? जब पुलिस सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है, और जो ब्लूटूथ मिलता है तो इस हाल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे उन देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है। जो संजय राय के ब्लूटूथ से वह मैच कर जाता है। अब ऐसी स्थिति में संजय राय ने जो कपड़े पहने हुए थे वह कपड़ा पहना हुआ नहीं था, यानी कि वह कपड़ा बदल चुका था। यहाँ से सीधा एक पुलिस बैरक में जाकर वहां पर सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि संजय शराब का आदी होता है और उस दिन भी शायद उसने शराब पी हुई थी। अब वहां वह जाकर आराम करता है, यानी कि बैरक में आराम करता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसको बुलाया था तो वह अपने जूते साफ नहीं कर पाया था, और जूते पर उस महिला डॉक्टर के ब्लेड लगा हुआ था। जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से, क्योंकि उसे ब्लू फिल्म यानी कि पॉर्न वीडियो देखने की बहुत बुरी आदत थी उसके मोबाइल में भी, और वैसे भी वह अलग अलग वक्त में देखा करता था। लेकिन पोर्न साइड में भी वह उन साइडों को देखा करता था, उन पोर्न को देखा करता था जिसमें विवत तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। ठीक उसने वैसा ही घिनौना और गंदा कृत्य उसने उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ किया, जिसकी वजह से उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। साथ ही उसकी आंखों में और उसके मुंह से खून आने की जो वजह है बताई जाती है, जब इस महिला ने डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था, उसने बहुत तेज से दीवार में मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ था उसका शीशा टूट जाता है, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के भी अंदर चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों से और मुंह से ब्लड बह रहा होता है। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिश की, छटपटाई, ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वह बॉक्सर होता है संजय राय, और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की। उसको बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू किया। यही कारण था कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी हुई थे, उसके नाखून में भी चोट लगती है, उसके पेट में भी चोट लगती है, उसके लेफ्ट पैर में भी चोट लगती है, और गर्दन को जैसे वह लगातार दबा रहा था तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, और राइट पैर पर भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है। क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी चल रही है कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था, यानी कि अब वह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। अब जब वह अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, हालांकि शायद उसने सोचा होगा शायद वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ वह ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ खून, वह उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की हुई हैं। पहली शादी करता है, छोड़ के चली जाती है। दूसरी शादी करता है तो उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। तीसरी शादी में भी बीबी छोड़ के चली जाती है,
और एक बीबी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वह बीमारी क्या थी इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन यह बताया जाता है कि जिस तरह से यह पोर्न साइट देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद अपनी बीवी के साथ वह ऐसे ही सलूक करता था, इसलिए वह वहां से चली जाती है। और जब आसपास के लोगों से यह जानने की कोशिश की जाती है तो वह बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था। और शायद इसलिए इसकी बहन से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अजीब तरीके से हरकतें करता था। अब यह अपनी माँ के साथ रहा करता था और वह बाहर और घर के अंदर वह ऐसे रहता था कि जैसे कोई पुलिस वाला हो, यानी कि कोलकाता पुलिस में। हालांकि वह मानदेय के रूप में काम करता था, महज 12,000 उसकी सैलरी होती है। और यह अपनी इस तरह से जिंदगी जी रहा था और हॉस्पिटल में आना जाना इसका लगा रहता है। यह भी जानकारी मिल रही कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उससे पैसे मिल सके, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से हर कोई यह चाहता है कि उसको यहाँ पर इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में यह शायद दलाल का भी काम करता था वहाँ पर, और वहाँ से पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत में पुलिस की इस मामले को लेकर भूमिका रही थी, क्योंकि इसके बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से यह भी कहा जाता है कि लेडी डॉक्टर के माँ बाप से कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वह किस तरीके से सेटलमेंट करना चाह रहे थे यह समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब इनकी पुलिस वालों की जो कार्यप्रणाली थी, सरकार की जो नीयत की हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि आप 7 दिन में नहीं बल्कि आप 5 दिन में इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप कितने सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस पर हाई कोर्ट का भरोसा नहीं होता है, परिवार को भरोसा नहीं होता है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम सीबीआई के करें तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है। अगर हम एक बात करें, फिल्म के हीरो रहे सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले की अगर जांच करें तो इनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, सीबीआई को जांच तो दी जाती है, सीबीआई पर बहुत मोटे तरीके से पैसे भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले को बढ़िया से जांच करेगी या नहीं करती है, सीबीआई की जांच करेगी या नहीं करेगी, क्या यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्या पुलिस पर भरोसा करें या सीबीआई पर भरोसा करें, समझ में नहीं आ रहा। या फिर साथ काम करने वाले पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करें कि ना करें, किस पर भरोसा करें, समझ में नहीं आता। महिलाएं ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही काम करने के वास्ते बाहर ही सुरक्षित हैं। जहां देखूं वहां पर गिद्धों की जैसी नजरें बनी रहती हैं। लेकिन महिलाओं की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें यह लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए, उन्हें यह लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहां जाती हैं चारों तरफ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती हैं जब वह इस तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें। और शायद इस तरह इसलिए हम इस घटना को आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप इस घटना से सबक लेकर सचेत रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कभी किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा सलूक ना हो पाए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और उस लड़की के बारे में और उस लड़के के बारे में जो कि रेप किया था, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।